हरे कृष्णा दोस्तों। विक्रम रेलवे टेक्निकल के एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरा रेलवे में जॉब का 1 साल, हमने जॉब 1 साल पूरे कंप्लीट हुए। 1 अगस्त को हमने 1 अगस्त 2024 1 अगस्त 2025 को मैंने ज्वाइन किया था रेलवे में। और ये जो वैकेंसी था 2024 का था। तो आज मेरा 1 साल रेलवे में कंप्लीट हो गया है। आज इसी बारे में 1 साल का जो एक्सपीरियंस है उसी के बारे में हम आज आप लोगों से शेयर करेंगे कि रेलवे में कैसे जॉब हुआ, कैसे मैंने तैयारी की, कब डीवी हुआ, मेडिकल हुआ, ट्रेनिंग कैसे हुआ, ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या कराए जाते हैं, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होता है उसके बाद क्या क्या होता है, कि किस तरह से आपका वर्कलोड रहता है। 1 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अब सभी आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ एज ए टेक्नीशियन ऑफ वन ईयर एक्सपीरियंस। तो आज इस ये भी बताऊंगा मैं आपको कि जो रेलवे में जो हमारे होते हैं ट्रेनिंग, उससे कितना पहले सैलरी बनती है, और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जब आप परमानेंट हो जाते हैं, तो फिर आपको सैलरी कितनी बनती है। तो एक एक चीज हम 1 साल का जो एक्सपीरियंस है ये शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये जो भी कैंडिडेट है, नए कैंडिडेट जो कि रेलवे में आने वाले हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जॉब कैसा प्रोफाइल है, किसको करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए जब वीडियो आए रेलवे से रिलेटेड तो आपको पता चल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा। तो आइए हम लोग शेयर करते हैं एक एक करके जो कंप्लीट जानकारी होती है वो। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें क्या जानेंगे, आपको इसमें जानने वाले वह हैं कि ज्वाइनिंग कब हुआ। अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 1 अप्रैल 2025 को। 1 अप्रैल 2025 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, जो कि अभी मैं भिलाई में पोस्टिंग है मेरी। छत्तीसगढ़ बिलासपुर जोन से हमने फॉर्म भरा था। तो बिलासपुर जोन से फॉर्म भरा था तो हम लोगों को रायपुर डिवीजन मिला। तो रायपुर डिवीजन होते हैं, बिलासपुर में 4 डिवीजन, बिलासपुर में 3 डिवीजन है। एक बिलासपुर खुद जोन है और उसका हेडक्वार्टर है, और वो रायपुर बिलासपुर एक डिवीजन भी है। फिर रायपुर है, और फिर इधर का एक नागपुर है। तो नागपुर सीआर में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नागपुर सीआर में भी आते हैं, एसी सीआर में भी आते हैं। लेकिन जब बिलासपुर जोन से भरेंगे तो आपका क्या होगा कि आपको एसी सीआर वाला मिलेगा नागपुर का। तो ऐसा था। तो 3 जोन है। और फिर जब डिवीजन में बांटे जाते हैं तो डिवीजन के बाद आपको डिपो दिया जाता है, अलॉट किया जाता है। तो मेरा जो डिपो है ओ एच एस एस सी ओ एच का भिलाई में है। भिलाई में मेरा डिपो मिला है। और अगर बात करें तो हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी, ज्वाइनिंग से पहले क्या हुआ था, जो हमने तैयारी किया था, तो उसमें हम लगभग 6 पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। लेकिन सबसे ऊपर मेरा इलेक्ट्रिकल था। तो अभी नए वैकेंसी में क्या हुआ है कि हर एक का अलग अलग दिया गया है कैटेगरी। कैटेगरी 8 9। लेकिन जब मैं भरा था 2024 में, आप अभी भी वो कहीं से आपको मिले तो पीडीएफ में देखिएगा उसके नोटिफिकेशन में। उस कैटेगरी में क्या दिया हुआ था, कैटेगरी 8 में इलेक्ट्रिकल जितने पोस्ट सभी दिए गए थे। कैटेगरी 8 थे और कैटेगरी 9। कैटेगरी 9 में क्या थे, टीआरएस थे। कैटेगरी 8 में हमारा इलेक्ट्रिकल था। तो उसमें प्रेफरेंस नहीं डालना था, पहले ट्रेन लाइटनिंग था या फिर टीआरडी ओएच पीएसआई इस तरह से। लेकिन अभी जो 2025 में आया और हाल ही में 2026 में वैकेंसी आया, उसमें दिया हुआ है कि कैसे है। तो हम लोगों का इलेक्ट्रिकल में हुआ था तो सबसे पहले हमने कैटेगरी 8 डाला, तो कैटेगरी 8 ही दे दिया था। हालांकि और भी पोस्ट के लिए हम एलिजिबल थे, लेकिन जो पहले था वही पोस्टिंग दिया गया। तो हमारा जो बात करें सबसे पहले कि आइए बात करते हैं एग्जाम रिजल्ट में। सबसे पहले आप तो एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम रिजल्ट में क्या होता है, सबसे पहले एक मेरिट आता है, फिर एक आएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन आप लोग डीवी के लिए। सबसे पहले एग्जाम रिजल्ट के बाद आपको बताया जाता है डीवी के लिए और मेडिकल के लिए कौन कौन एलिजिबल है। उसका आप रोल नंबर आएगा, रोल नंबर से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा बात, जब आप डीवी हो जाएगा
तो डीवी के बाद आपका क्या होगा, तो जो मेरा डीवी हुआ था वो 5 मई का हुआ था। मेरा डीवी 5 मई 2025 को हुआ था। हाँ, 5 मई 2025 को मेरा डीवी हुआ था। तो देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। जो तीन बिलासपुर में 3 डिवीजन है ना, तो तीनों डिवीजन में मेरा हर एक चीज हुआ है। तो सबसे पहले अगर जो मैं डीवी की बात करूं, तो खुद बिलासपुर में मेरा डीवी हुआ था। और जब डीवी कंप्लीट किया, तो डीवी कंप्लीट करने के बाद मेडिकल के लिए मेरा डीवी में क्या हुआ, उसी रात जिस दिन सुबह 9 बजे बुलाया था डीवी के लिए, तो डीवी के लिए जब मैं गया, तो उसी समय 6 बजे छोड़ा और हमको जाना पड़ा मेडिकल के लिए नागपुर। तो एक तो डिवीजन बिलासपुर हो गया, एक नागपुर जाना पड़ा। तो नागपुर में जाकर मैंने मेडिकल कराया। और जब मेडिकल कराया, तो मेडिकल के बाद हमारा जो पोस्टिंग हुआ वो रायपुर डिवीजन में हुआ, यानी कि तीनों डिवीजन में मेरा एक एक चीज हुआ। तो एक लो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपका जहाँ डीवी हुआ है वहाँ मेडिकल होगा, और जहाँ मेडिकल हुआ आपका पोस्टिंग वहीं भी होगा। जैसे कि आपने मेरा देखा, मेरा जो डीवी हुआ वो हमारा बिलासपुर में हुआ, और मेडिकल नागपुर डिवीजन में हुआ, और जो हमारा पोस्टिंग हुआ रायपुर डिवीजन में हुआ। तो ऐसा हुआ था। तो ये था हमारा। अब आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, ज्वाइनिंग लेटर। तो ज्वाइनिंग लेटर की अगर बात करें, तो ज्वाइनिंग लेटर में क्या हुआ था, हम लोगों को जैसे ही वो हमारा पैनल आ गया था, क्या होता है डीबी के बाद मेडिकल करा लेते हैं, उसके बाद आपका पैनल आता है। तो आपका कंफर्म है कि आपका, ऐसे तो डीबी मेडिकल हो गया तो कंफर्म ही आपकी जॉब लग गई है। लेकिन डीबी मेडिकल के बाद आपके पैनल आते हैं, तो उस पैनल में फिर से आएगा आपका रोल नंबर, उसमें दिया रहेगा। उस पैनल के बाद आपको कंफर्म हो गए हैं, तो उसमें क्या हुआ था, पैनल आने के शायद 1 महीने बाद या कितना, मुझे ध्यान नहीं है। पैनल तो मेरा मार्च में ही आ गया था, शायद 19 मार्च को, उसी दिन मेरा क्या था, 19 मार्च को, अभी भी मुझे ध्यान है। 19 मार्च को मेरा रिजल्ट आया था, उसी दिन मेरा एलपी का सीबी टू का एग्जाम था। तो क्या हुआ कि सीबी टू एग्जाम मेरा हैदराबाद में दे दिया था। तो मैं वहाँ किसी तरह से गया था टिकट कटा के, और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था किसी वजह से, वो कंप्यूटर सर्वर के चक्कर में हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो उसी दिन शाम में, वो जब मैं ट्रेन से वापस लौट रहा था, तो उसी दिन मेरा रिजल्ट आया था, अभी भी मुझे ध्यान है। एक बना रहा था, तो हमारा शाम में ही 19 मार्च को, मैं जब ट्रेन में वापस घर लौट रहा था, तो मेरा वो रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट आया, मैंने 5-6 बार चेक किया सही है कि नहीं, एडमिट कार्ड से रोल नंबर मिलाया, नाम मिलाया, तो मुझे एक हुआ था। ये तो हमारा ज्वाइनिंग का प्रोसेस था, इस तरह से आया। तो आगे अगर जो हम बात करें, सब चीज़ तो ज्वाइनिंग हो गया, फिर व्हाट्सएप पे क्या किया गया था कि हमारा ग्रुप बना दिया जाएगा, उस पर हमारा ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया गया था। और जितने सारे डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग के समय लगने वाले थे, डीआरएम ऑफिस में होता है ज्वाइनिंग का प्रोसेस, तो जितने सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले सभी व्हाट्सएप पीडीएफ पर भेज दिए गए थे, और किनसे आपको साइन करवाना है डॉक्यूमेंट पर, ये सारे भी दे दिए गए थे। और वही हम लोग लेकर जाकर साइन करा कर लाए थे। फिर हमारा पोस्टिंग हुआ, वहाँ गए तो पोस्टिंग हमारा जैसे रायपुर डिवीजन में मेरा हुआ। तो रायपुर डिवीजन कर, अभी भी वो पैनल का है, पैनल रायपुर डिवीजन करके बनाया हुआ है। तो उसी पैनल में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया, और जितने भी सारे इंफॉर्मेशन थे, जितने भी रायपुर डिवीजन के छात्र थे, चाहे वो कोई कैटेगरी के थे इलेक्ट्रिकल के, उस सारे को उसी पे इंफॉर्मेशन दिया जाता था। एक्सेस सारे का ज्वाइनिंग लेटर भी उसी पे आया था। और उसके बाद हम लोग वहाँ गए, हालांकि 2-3 दिन लग गया मुझे तो ज्वाइनिंग कराने में, क्योंकि सर्वर काम नहीं कर रहा था, तो फिर इस चक्कर में 2-3 दिन लग गए। फिर हमारा पोस्टिंग हुआ, हमारा पोस्टिंग मुझे मिला टीआरडी। टीआरडी हमारा मिला विभाग, और टीआरडी में भी डिपार्टमेंट जो मिला, तो क्या मिला, ओएचई मिला। टीआरडी में ओएचई मिला। हमारा पोस्टिंग हुआ भिलाई में, पोस्टिंग हुआ हमारा भिलाई में। तो भिलाई में पोस्टिंग हुआ है। उसके बाद भिलाई में पोस्टिंग हुआ, हम लोग पहले ही दिन गए, तो 1 अगस्त को हम लोग गए। तो 1 अगस्त को हम लोग 5 बजे गए, हालांकि 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता था, लेकिन हमारे एसएससी और ओएस थे वहीं थे, तो उसी दिन हम लोगों का ज्वाइनिंग करवा दिए। और जिस दिन आप रिपोर्ट कर देते हैं, उसी दिन से आपका ड्यूटी चालू हो जाता है। तो उस दिन से हमारा ड्यूटी चालू हो गया 1 अगस्त से। ये था हमने ज्वाइनिंग कैसे किया, क्या क्या करना पड़ा। अब अगर जो बात करें ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग का सबसे पहले ड्यूरेशन का बात करें, तो ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है। जो हमारा टेक्नीशियन का ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ का होता है। बात करें थ्योरी का, प्रैक्टिकल का, सेफ्टी इक्विपमेंट, ये सब में क्या है, सबसे पहले ये थ्योरी जो होता है,
ये जो ओएसी बहुत से सिग्नल वाले में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन और सारे जो विभाग हैं ये सब में, जैसे मेरा ओएसी टीआरडी का था, साथ में काम करिए, साथ ही आपका क्या होगा, आप सीखिए भी। यही हो रहा है, अलग से कुछ बताया नहीं जाता है, साथ में काम करिए, वहीं स्टाफ आपको बताएंगे। कोई बताते हैं, कोई नहीं भी बताते हैं, लेकिन खुद का इंटरेस्ट रखिएगा, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रखिएगा उतना जल्दी सीखिएगा, और जितना जल्दी काम सीख जाइएगा उतना आपको ही सुविधा होगा। और सबसे पहले बात, कोई भी काम सीखने से पहले सबसे आपको सेफ्टी की जानकारी रहनी चाहिए। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग में हम लोग का क्या होता है, जैसे हम लोग का तो ट्रेनिंग में ही नाइट भी शुरू हो गया था, ऐसा है। तो ट्रेनिंग में भी नाइट भी होता था शुरू के हमको जहाँ तक ध्यान है तो 15 दिनों तक तो हमको हेडक्वार्टर में ही रखा गया। सारे क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, क्या क्या हमारे मटेरियल्स होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, ये सब बताया गया। तो हमारे ओएचई में भी ऐसा ही बताया गया 15 दिन। उसके बाद धीरे धीरे वो टावर कार होता है, जिससे कि मेंटेनेंस होता है, धीरे धीरे उस पर भेजा गया। और धीरे धीरे तो आप जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे उस अनुसार से आपको भेजते जाएंगे। शुरू में हम लोगों को हेडक्वार्टर ही रखा गया था। सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला बात करें तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग बेनिफिट्स की। तो ट्रेनिंग बेनिफिट्स में क्या होता है, आपका जो सैलरी होता है वो केवल बेसिक मिलता है और डीए मिलता है, बस दो ही चीज़ आपको मिलेगा, और जितने भी अलाउंस है कुछ नहीं आपको मिलेगा, केवल बेसिक और डीए मिलेंगे। तो बेसिक और डीए की बात करें तो सबसे पहले बेसिक, जैसे हमारा बेसिक हमारा लेवल 2 का था, लेवल 2 का तो 19,900 होता है। 19,900 और प्लस जिस समय हम लोगों ने ज्वाइन किया था उस समय हमारा था 55% शायद था, ये ध्यान है, 55% डीए था, उस अनुसार से हमारा डीए मिलता था। तो 19,900 प्लस 55% वो मिलता था, तो लगभग कितना हो गया, 32,000 के आसपास मिलता था। तो 32,000 के आसपास शुरू में सैलरी बनता, तो यही आपको 6 महीने तक सैलरी बनेगा 32 के। बाकी टीए नाइट डीए ओटी कुछ नहीं आपको नहीं मिलेगा, केवल बेसिक और डीए 32,000 मिलता था। अब यहाँ पर बात आता है, क्या इसमें आपका जो डीए रहता है इसमें भी एनपीएस कटता है? तो देखिए, बहुत सारे विभाग में तो पहले से कट रहा था, लेकिन जो मेरा हुआ, जानते हो, 6 महीने का ट्रेनिंग होता है तो 5वें महीने से, 5वां और 6ठा महीना से कटा, वहाँ के 4 महीने नहीं कटा डीए। तो 32 के 32 आ जाते थे, लेकिन फिर 32 में से आपको 3100 कटने लगता है, तो 28,000 कुछ आते थे। तो 6 महीने तक तो आपको इतना ही सैलरी आ रहा, शुरू से एनपीएस आपका कट रहा, पीएफ कट रहा है, तो आपको आएंगे बस इतना ही सैलरी, 28,000 6 महीने तक आएंगे। अच्छा, आईडी कार्ड तो अभी तक मेरा नहीं बन पाया है, नहीं बना है, पता नहीं कब तक बनेगा, ये कह नहीं सकता हूँ। अगर लर्निंग की बात, अलाउंस की बात बताइए अगर दिए हैं। और अगर लर्निंग की बात करें तो आप देखिए, खुद से सीखने की इच्छा रहेगी, खुद से इच्छा रखेंगे तो आप सीख पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे स्टाफ अलग अलग सभी का बिहेवियर होता है, कुछ अच्छे रहेंगे, कुछ आपको अच्छे नहीं भी लगेंगे, तो मैनेज करके चलना है, क्योंकि आपको देखो एसी में जॉब कर रहे हैं तो आपको पूरी जिंदगी 60 साल तक जॉब करना है, तो मैनेज करके चलना है। बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे मदद करने वाले मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे, लेकिन आप खुद से सीखने की इच्छा रखते हैं तब जल्दी सीख जाएंगे। और मेरा तो यही कहना है, जितनी जल्दी सीख जाइए काम उतना आसान होता है, जितनी जल्दी सीखेंगे आप सेफ्टी उतनी ही अच्छी आपकी रहेगी, इसमें सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे की बात क्या बताऊं। अच्छा, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, जैसे कि मेरा ट्रेनिंग खत्म हो गया था, 31 जनवरी तक था मेरा ट्रेनिंग, तो हमारा जो ट्रेनिंग टेस्ट हुआ था वो थ्योरी भी हुआ था, और जनरल थ्योरी भी होता है, क्वालिफाइंग हुआ तो केवल हर लोगों को पास कर देते हैं। प्रैक्टिकल में पूछेंगे ये किए हैं वो क्यों नहीं। तो हमारा ट्रेनिंग किस थ्योरी में क्या क्या हुआ, पहले कुछ क्वेश्चन बना लिए गए थे, तो उसी में क्या किया गया था कि हमारे सबसे पहले एसएससी लेते हैं, और हमारे भिलाई डिपो में एसएससी लेने के बाद आप मुझे एई के पास भेजा गया था। हालांकि सबसे पहले रायपुर डिवीजन में सीनियर डी के पास भेजा गया था, सीनियर डी ने वहां से क्या किया, ट्रांसफर लेटर आपको बना कर देंगे। जब वो लेटर बना कर देंगे तो हम लोग डीआरएम ऑफिस सीनियर डी के पास गए थे, सीनियर डी ने हमारा ट्रांसफर जो था वो ट्रेनिंग टेस्ट का क्या कर दिया था, एई के पास कर दिया था। तो एसएससी लिए, फिर एई लिए। फिर एई ने जब टेस्ट लिया तो सबको पास कर दिया जाता है, जितना ट्रेनिंग में क्या पूछे जाते हैं मेन ये इंपॉर्टेंट आता है। तो ट्रेनिंग में आपसे वही पूछे जाते हैं जो आपने काम किया है, उसके इधर उधर नहीं पूछा जाता है। यही जो आप काम करेंगे वही पूछा जाएगा, आराम से बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत नहीं भी बताते हैं चल जाता है, सभी को पास कर दिया जाता है, रोका किसी को नहीं जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो जब एई के पास गए तो एई के पास तो गए तो हमारा क्या है, एसएससी भी वहीं बैठे थे, एई भी वहीं बैठे थे, दोनों मिलके पूछते थे और हमारा टेस्ट हुआ। तो एसएससी ने क्वेश्चन बना कर देते हैं, क्या क्या रहता है उसी अनुसार से पूछा जाता है। ये हमारे क्वालिफाइंग टेस्ट की बात करें, क्वालिफाइंग टेस्ट सबको पास किया जाता है, टेंशन नहीं लेना। हर एक जगह अलग अलग लेते हैं, जैसे हमारा एआई लिया था तो आपका सीनियर डी भी ले सकता है, कोई ले सकता है। परमानेंट एम्प्लॉय, जब 6 महीने के बाद क्या होंगे आप, जब ये फिर से आपका एक क्या आएगा, लेटर आएगा, उसमें लेटर में आप परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे। 2 फरवरी को मेरा हुआ था और फिर 3 फरवरी से हम लोग परमानेंट हो गए थे। कंफर्मेशन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, बेनिफिट्स आपको बढ़ जाएंगे परमानेंट होने के बाद। जैसे परमानेंट होंगे, जैसे कि जब आप ट्रेनिंग में थे तो उतनी आपको कोई नहीं होगा, कुछ गलती भी हो जाएगा तो समझा देंगे, लेकिन जब परमानेंट हो जाएंगे तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ, काम वही करना पड़ेगा जो आप ट्रेनिंग में कर रहे थे, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी आपकी। कुछ गलती होगा उसका जवाब दे ही देना पड़ेगा, चार्जशीट वगैरह देना पड़ेगा अगर सही से काम नहीं करिएगा तो। बाकी सब वही है और कोई दिक्कत नहीं है, जो आप ट्रेनिंग में सीख रहे हैं तो वही परमानेंट होने के बाद भी करना पड़ेगा। यही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेनिफिट्स। अब यहाँ कर बेनिफिट्स की बात करें तो जहाँ कि पहले हमारा ट्रेनिंग में बेसिक प्लस डीए बनता था, अब आपका क्या बनेगा, बेसिक बनेगा, डीए बनेगा, नाइट अलाउंस बनेगा, प्लस ओटी बनेगा, और क्या बनेगा आपका, ओटी बनने के बाद भी आपका ट्रेवलिंग अलाउंस बनेगा, टीए जिसको बोलते हैं। और ट्रेवलिंग अलाउंस बनने के साथ साथ दो होता है, एक ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। ट्रेवलिंग अलाउंस हुआ कि आप जब जाते हैं बाहर तो खाने पीने में खर्चा होता है, जाने में खर्चा उसका होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो गाड़ी का भाड़ा होता है, जगह जाते हैं आप, उसका ट्रांसपोर्ट, दो टीए बनता है। ये भी बनता है और ये भी बनता है, तो इतने सारे अलाउंस, जहाँ पहले 2 अलाउंस होते हैं अब आपके क्या हो गए, 1 2 3 4 अलाउंस बढ़ गए। और फिर जैसे हम लोगों का वो इसी में ब्रेकडाउन अलाउंस, बीडी अलाउंस जिसको बोलते हैं, बीडी अलाउंस भी होता है। हम लोग तो आपको नाइट ओटी ये सभी मिलेंगे। जैसे हम लोगों का क्या होता है, ब्रेकडाउन अलाउंस भी होता है, इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ता है तो हमारा एक अलाउंस जुट जाता है, बीडी अलाउंस, ये भी मिला जाता है। ओटी हर महीने नहीं आता हम लोगों का, 3 महीने 4 महीने पे एक बार आता है ओटी, एक ही साथ आ दिया जाता है, ऐसा होता है। बेनिफिट्स तो आपको बता ही दिए, ये आपको बढ़ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग की अगर जो जहाँ तक बात करें हम, तो हमारा पोस्टिंग क्या हुआ था कि पोस्टिंग की बात करें तो जहाँ हमारा ट्रेनिंग हुआ, कुछ लोगों को जहाँ ट्रेनिंग, जैसे कि रायपुर डिवीजन में, बिलासपुर डिवीजन की बात करें तो जिस डिपो में ट्रेनिंग हुआ उस डिपो में लड़कों लोग को नहीं दिया गया। मान लिया जाए कि ए डिवीजन में ट्रेनिंग हुआ और दूसरे का बी डिवीजन में ट्रेनिंग हुआ, तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया। बी वाले को परमानेंट करके पोस्टिंग ए में कर दिया गया और ए वाले को परमानेंट करके बी में कर दिया गया। लेकिन हमारा क्या हुआ कि भिलाई में हमारा ट्रेनिंग हुआ और भिलाई में हमारा पोस्टिंग भी कर दिया गया। तो ये आसान रहता, वो एच अगर विभाग में तो आपको और ज़्यादा आसान होता है। आप लोग स्टाफ से क्या हो जाते हैं, 6 महीने में मिल घुल जाते हैं, अच्छी बात रहता है, एक बॉन्ड बन जाता है। और दूसरी बात ओएसी में क्या करता है, सेक्शन डायग्राम, सेक्शन होते हैं, सेक्शन की आपकी जानकारी होता है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। नए जगह जाएंगे तो फिर से नए सेक्शन की आपको जानकारी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से तो कम से कम ओएसी डिपार्टमेंट वालों के लिए यही सही है, जहाँ आपका ट्रेनिंग होता है वहीं आपका पोस्टिंग हो जाना भी सबसे अच्छी बात है। पोस्ट वही रहेगा जिस जोन में, वो तो जोन से बाहर करेगा नहीं, ये भी डिवीजन, और उसी डिवीजन देखिए, पोस्ट आपका सेम जो मिला था वही रहेगा, जोन जिस जोन में आप लिए हैं वही रहेगा, डिवीजन जिस डिवीजन में ट्रेनिंग हुआ उसी डिवीजन में आपका पोस्टिंग होगा ट्रेनिंग के बाद भी। लेकिन आपको मे भी डिपो चेंज हो सकता है, मेरे केस में नहीं हुआ था, भिलाई में मेरा ट्रेनिंग था तो भिलाई में हमारा पोस्टिंग भी रह गया, ऐसा है। अगर जो आगे हम बात करें डेली वर्क का, तो डेली वर्क हम लोगों का 2 शिफ्ट चलता है। सबसे पहले तो सुबह 9 से 17 यानी 9 से शाम को 5 बजे तक चलता है, और फिर रात से सुबह 6 बजे यानी 22 से 6 यानी 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक। दो हमारा शेड्यूल है टाइम वर्क का। तो आपको क्या होता है, दोनों टाइम में कोई एक टाइम में बुलाया जाएगा, लेकिन अब जैसा कि नाइट में भी होता है डे में भी होता है। जब से हम लोग आए तो जब से हम लोगों का नाइट बहुत हो जाता है, और ये फिक्स नहीं है हम लोगों का, बहुत जगह फिक्स है, बहुत जगह नाइट नहीं भी होता है। बिलासपुर डिवीजन में जैसे कि नाइट नहीं होता है, रायपुर डिवीजन में नाइट होता है। तो हमारे यहाँ तो नाइट बहुत चलता है, मत पूछिए, नाइट से परेशान रहते हैं। अलाउंस देते हैं लेकिन सबसे अच्छा डे ड्यूटी है। चलो नाइट में ड्यूटी करके आते हैं, दिन भर सोए रह जाते हैं, जब तक फिर से नाइट में नहीं सोते हैं तब तक
दिमाग सही नहीं लगता है हम लोग को। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। तो सबसे अच्छा अलाउंस जरूर जरूर मिलते हैं, लेकिन डे ड्यूटी ही हमारा बेस्ट है। तो नाइट का फिक्स नहीं है, 12 नाइट कभी 6 नाइट फिक्स नहीं है। एक कम से कम एक सप्ताह तो रहते हैं, सप्ताह में 2 दिन तो नाइट हो ही जाता है। जैसे 4 दिन का होता है, मतलब कि 6 दिन में 1 दिन तो रेस्ट ही रहेगा आपको संडे का। हालांकि संडे का भी अगर आपको संडे का भी ड्यूटी करना पड़ा, कंफर्म नहीं है, ऐसे संडे रेस्ट रहते हैं, लेकिन जिन जिन स्टाफ को संडे को भी ड्यूटी करना पड़ रहा है, उन स्टाफ को क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको सीआर दे दिया जाएगा उसी सप्ताह में किसी दूसरे दिन आपको सीआर दे दिया जाएगा। मतलब कि हो सकता है कल हो, कहीं मंडे को ही संडे, तो दे दिया जाता है। यही हमारा तो ड्यूटी का है। अगर 4 दिन डे है तो कम से कम 2 दिन तो नाइट रहता है। शुरू में आए थे तो 2 दिन नाइट रहता था, लेकिन धीरे धीरे कभी 4 दिन नाइट, कभी 5 दिन नाइट, कभी कोई सप्ताह में तो 5 दिन ही नाइट में कर चुका हूँ। ऐसा हाल हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है आपको, बहुत लोगों को फिक्स रहता है, शेड्यूल रहता है। जैसे टीएलएसी वालों के लिए क्या है कि फिक्स है, उनको एक सप्ताह नाइट करना पड़ा। तो हमारा फिक्स नहीं है, आज नाइट है तो कल डे है, परसों नाइट है, डे है, डे है, नाइट नाइट, ऐसा चलता रहता। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होती है मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि मान लिया जाए कि आज लगा हमारा, सॉरी माफ़ करिएगा, आज लगा 9 से 17, यानी 9 से सुबह शाम 5 बजे नाइट लगा, डे लगा। तो उसी रात क्या होता है कि 10 बजे रात से सुबह 6 बजे ये लग जाता है, नाइट लग जाता है, तो डबल ड्यूटी हो जाता है। कितने घंटे का हम लोगों को रेस्ट मिल रहा है? बस 5 घंटे का रेस्ट मिल रहा, फिर ड्यूटी लगा दिया जाता है। यही रूल है। शुरू में तो मैं भी कंफ्यूज रहता था, यार ऐसे कैसे होता है, लेकिन यही चल रहा है तो करना पड़ता है। ऐसे ही डबल ड्यूटी हो, उस दिन परेशानी होता है, क्योंकि जो आप इस रात में सोकर सुबह उठे थे, फिर डायरेक्ट आपको कल सुबह सोने को मिलेगा। लगभग 24 घंटे पर आपको सोने को मिलता है। तो इस तरह से हमारा ड्यूटी रहता है। तो इसमें क्या होता है कि, और जो ये दूसरी बात करें, सबसे पहले आपको क्या है कि आपको, हम जैसे हम लोगों में डिपो ड्यूटी भी करना पड़ता है, वो भी तो डिपो ड्यूटी भी करना पड़ सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग ड्यूटी होते हैं। ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग टाइम का। अगर सेफ्टी की बात करें तो एच ई डिपार्टमेंट, सबसे पहले देखिए, कोई भी काम कर रहे हैं, टेक्निकल काम है आपका, सबसे पहले कोई भी काम कर रहे हैं सेफ्टी बनाए रखें। हर एक का अलग अलग पैरामीटर होता है सेफ्टी का, हम लोग का भी अलग अलग है। तो ऐसा है। और दूसरी बात क्या है, टीम वर्क। जैसे हमारा जो है किसी भी टेक्निकल काम में, कि जब जब गैंग के साथ हमेशा काम होता है, इसमें हमेशा टीम वर्क होता है, अकेले आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ये टीम वर्क है, हमेशा मिलजुल कर काम करें। आपसी विवाद आपस में रखें, काम के वक्त आपसी विवाद नहीं देखें, और अच्छे से काम करें। सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सेफ्टी दूसरे को भी बताइए, ये सेफ्टी रहता है, ये सेफ्टी जरूरी। अगर उसका ध्यान नहीं है तो आप टीम में कर रहे हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि वो सामने जो आपके साथ काम कर रहा है वो भी सेफ्टी में रहे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बाकी अपने रिकॉर्ड्स अच्छे रखिए, रिकॉर्ड अच्छे रखेंगे, सबसे मिलजुल के रहिए, काम ईमानदारी से करिए, काम अच्छे से सीखिए। जितनी जल्दी काम सीखेंगे आपको ही सुविधा होगा, आप ही आगे बढ़िएगा। यही है, ईमानदारी से काम करिए, आपको मन लगेगा, और काम सीखिएगा तो आपको मन लगेगा। और सोचिएगा 8 घंटा केवल ड्यूटी काटना है, तो ड्यूटी काटने की बात करिएगा तो मेरा विश्वास कीजिए ड्यूटी कटता नहीं है। जब आप काम करेंगे तभी ड्यूटी कटता है, बैठे बैठे आपका टाइम भी नहीं कटेगा। सीखिए, अच्छे से काम कर रहे हैं, आए हैं इसमें तो अच्छे से काम करिए, सीखिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और अगला बात करें तो 1 ईयर एक्सपीरियंस का, और मैं क्या बात कर सकता हूँ। जैसे हम लोगों का, जैसे अब मैं अपना सबसे पहले बात बताता हूँ क्या क्या काम करना पड़ता है हम लोगों को। पहला काम, हम लोगों को टीम के जितने भी ओएचई के वायर होते हैं, जिसमें कि ओएचई चलता है, रेल चलता है, ऊपर जो तार दे, उसी का मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग को अर्थ रोड में अर्थिंग समझिए, उसके लिए उतरना पड़ता है। जो नीचे बॉन्ड लगे रहते हैं उसका भी, अर्थ रोड का, बॉन्ड का, स्विचिंग का, ट्री ट्रिमिंग, आपको ट्री ट्रिमिंग भी जो है, आपको ओएचई वायर में जो पेड़ आ रहे हैं उसका भी काम आप ही को करना पड़ेगा, तो ट्री ट्रिमिंग भी करना पड़ेगा। तो यही बात है। और ये सब काम हो गए। अब बात करें कि लेसन लर्न या एडवाइस में क्या देना चाहूँगा। सबसे पहले 1 ईयर एक्सपीरियंस का, तो मैंने सबसे बड़ा लेसन, तो मैं यही कहना चाहूँगा, यही सीखा है कि जहाँ भी जाइए आप मिलजुल के काम करिए। और सबसे बड़ी बात, जो भी आप काम कर रहे हैं मन लगा के करिए। आपने पढ़ाई करके ये जॉब ली है, अगर आप मन लगा के काम नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे, तो आपको जो भी नौकरी वो आपको बोझ लगेगी।
ठीक ना, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है ना 2 साल काम करना है या फिर 5 साल काम करना है, आपको 60 साल तक काम करना है। 60 साल बहुत होते हैं, 60 साल की एज तक आपको काम करना है। तो यही है, मिलजुल कर रहिए, और 19-20 होता रहता है, ऐसा बात नहीं है। जितने भी ये टीम वर्क है, तो टीम वर्क में टीम की तरह काम करिए, ये नहीं कि सिंगल काम कर रहे हैं किसी से मतलब नहीं है, ऐसा मतलब नहीं मत रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेफ्टी रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रखना, कोई भी काम कर रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। काम थोड़ा कम होगा चलेगा, सेफ्टी कहते हैं जान है तो जहान है, वही बात है, सेफ्टी फर्स्ट रखिए। और सबसे पहले और क्या एडवाइस देना चाहूँगा, जो नए लोग हैं उसको मैं क्या एडवाइस देना चाहूँगा, तो नए लोग को लिए मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप डिसाइड करें आप करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले आप कौन ज्वाइन करें टेक्नीशियन, कौन ज्वाइन नहीं करें, ये मैं सबसे पहले बात बताता हूँ। जो है कि ज्वाइन नहीं करना, ज्वाइन सबसे पहले ज्वाइन नहीं करने वाले और ज्वाइन करने वाले दो लोगों के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कौन से लोग ज्वाइन नहीं करें, मैं ये बताना, देखिए ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, अपना एक ईयर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूँ, मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो सच है वो है, कौन ज्वाइन करें कौन नहीं करें, ये सबसे पहली बात है। तो जिनको फिजिकल वर्क से प्रॉब्लम है वो ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी, रेलवे भी नहीं, किसी भी आईटीआई लेवल पे आते हैं, आईटीआई लेवल के जॉब पे आते हैं, तो आप उसमें एक वर्कर की तरह रहते हैं, ऑफिसर की तरह नहीं रहते, इंचार्ज की तरह नहीं रहते हैं। तो ये सबसे पहले ध्यान आपको रखना है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो जो आप फिजिकल वर्क से नहीं आपको करना है, तो टेक्नीशियन का जॉब नहीं करें। उसके लिए आपको एनटीपीसी है, नॉन टेक्निकल जॉब है, टेक्निकल जॉब में मत आए। लेकिन जिसको दिक्कत नहीं है, हाँ फिजिकल वर्क वर्क से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो निश्चित रूप से आप टेक्नीशियन में आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब है। और मैं तो कहूँगा जितना रेलवे एक आईटीआई वाले को, आईटीआई क्वालिफाइड वाले को जितने पैसे देते हैं, और जितना जॉब अभी तो बहुत सारा क्या हो गया है कि कॉन्ट्रैक्टर बेसिस हो गया, तो अब जॉब तो आसान हो गया है। तो आपको करने चाहिए, आ जाइए आप, बिल्कुल ही टेक्नीशियन में आपका स्वागत है, आ सकते हैं जिनको फिजिकल वर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप टेक्नीशियन में आए तो ये मत सोचिए कि बैठ के मैं ऐसे ही इंचार्ज की तरह, ऑफिसर की तरह रहूंगा, तो नहीं बात है। हाँ, टेक्निकल में इंजीनियर बनिए, ऑफिसर की तरह रहिएगा, इंचार्ज की तरह रहिएगा, काम करवाइएगा, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आईटीआई लेवल पे आपको काम करना ही पड़ेगा। मैंने तो बोला है, ट्री ट्रिमिंग भी करना पड़ता है टेक्नीशियन को, बोन लगाना पड़ता है, लेडर पे काम करना पड़ता है, धूप हो पानी हो, सभी में आपको काम करना ही पड़ेगा। तो फिजिकल से आप भागते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करना है, काम से भागते हैं आपको, तो मत काम करिए, शरीर जल्दी थक जाता है, इसमें मत आइए। कोई नॉन टेक्निकल जॉब आप, आपके पास क्षमता है तो नॉन टेक्निकल जॉब ही करिए, कलर का आता है, सीनियर कलर का आता है, तो आप कर सकते हैं। तो आप यही है, मेंटली रूप से स्टेबल रहिए, ज़्यादा जॉब का भी प्रेशर नहीं लेना है, यही मैं कहना चाहूँगा। प्रेशर लीजिएगा तो 60 साल तक काम नहीं होगा, प्रेशर मत लीजिए, मजे से जॉब करिए, काम सीख जाइएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ऐसा बात है। तो जिसको फिजिकल वर्क नहीं करना है टेक्निकल में जाए रेलवे का, और जिसको फिजिकल वर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से पढ़िए, आपका टेक्नीशियन में हो जाएगा, टेक्नीशियन आ सकते हैं। तो ये मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, अभी तो सही चल रहा है, और आगे की पढ़ाई भी मैं जारी रखा हुआ हूँ, देखता हूँ आगे क्या होता है। और जहाँ तक इसमें प्रमोशन की बात करें, तो आप सबसे पहले जब टेक 3 में आए हैं, तो टेक 2 बनेंगे 2 साल में ट्रेन। और ये क्या है, अच्छा जब प्रमोशन की बात आती है, तो प्रमोशन कब से जोड़ा जाता है, 2 साल, जब आपका क्या हुआ कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, तब से आपका जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले अगर ट्रेनिंग की बात करें, जैसे कि हमारा अगस्त में हुआ था, तो जनवरी तक हमारा क्या हुआ, ट्रेनिंग ही चला, तो वो नहीं जोड़ा जाएगा प्रमोशन, मेरा फरवरी से जोड़ा जाएगा। जिस तरह ट्रेनिंग ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, ट्रेड टेस्ट होने के बाद, 3 तारीख को मेरा परमानेंट हुआ, तो 3 तारीख से जोड़ा जाएगा 2 साल। 2 साल में आप टेक 3 से टेक 2 बनिएगा, फिर अगले 2 साल में टेक 1 बनिएगा, ऐसा है। टेक 3 से टेक 2 में जाइएगा, फिर आपको ट्रेड टेस्ट होगा, टेक 2 से टेक 1 में डायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा। टेक 1 के बाद आते हैं एमसीएम, एमसीएम के बाद आते हैं जेई, जेई के बाद एसएससी, ऐसे ही प्रमोशन होता जाता है।
लेकिन जैसे ही आप जॉब के आप 3 साल कर लिए हैं, 3 साल कर लेंगे, सॉरी कंफर्म नहीं हूँ, 3 साल या 2 साल कर लेंगे तो आप क्या होंगे, जेई के लिए जो आता है रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे जेई भरने के लिए। तो उसमें भी कौन होते हैं, जो, ये ध्यान रखिएगा, जो आईटीआई नहीं किए हैं या फिर जो ग्रेजुएशन मैथ पीसीएम से नहीं किए हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो वो भी जेई नहीं भर सकते हैं। आपको आईटीआई रहना जरूरी है और पीसीएम जरूरी है ग्रेजुएशन में, तो वही आप जेई भर सकते हैं। या फिर चाहे आपका 2 साल हो या अगर 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया लेकिन आपका ना ही आईटीआई है ना ही ग्रेजुएशन में पीसीएम है, तो आप नहीं भर सकते हैं। ये प्रमोशन है, आपको टेक वन तो लगातार 2-2 साल पर मिलते जाएगा। टेक वन के बाद अगर खाली रहा तो एमसीएम मिलेगा, एमसीएम के बाद फिर इंटरनल एग्जाम जेई बनेगा। आप टेक्नीशियन 3 से भी डायरेक्ट जेई बन सकते हैं। 3 साल के बाद डिपार्टमेंटल अगर निकला तो एक आप बन सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत सारी, हाँ सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी फायदे भी रहते हैं, नुकसान भी है, यही है। और जो बेनिफिट्स की बात की, एचआरए भी आपको दिया जाता है यहाँ तो 20%, तो 20% आपको एचआरए दिया जाएगा। यही था, आप लोगों को बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और डेली तो वीडियो अलग अलग टॉपिक पे डालते रहूँगा। एक साल तो हमारा अच्छा से गुजर गया, पता भी नहीं चला 1 साल हो गया है। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छे लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, आप सब्सक्राइब करें। और बाकी जिसको लगता है कि ऐसा एक्सपीरियंस से जानना चाहिए, आप उन लोगों को वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।